everyone, this is our lecture number 2 of nutrition in plant of class 7th। कल हमने क्या क्या समझा था? कल हमने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को देखा था। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे होती है एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। हमारा प्लांट क्या करेगा? हमारा प्लांट सॉइल से वाटर और मिनरल्स लेगा, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड और सन की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करके O2 रिलीज करेगा और किसका फॉर्मेशन करेगा? ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा एज अ फूड, जो फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा स्टार्च में। जो हमारे फ्रूट्स मिलते हैं वो किसकी फॉर्म में है? ग्लूकोज स्टार्च की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, वो स्टोरेज स्टार्च की फॉर्म में होता है। कल बच्चों हमने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को समझा था। आज हम फर्दर चीज़ें पढ़ते हैं। कल हमने क्या देखा था? कल हमने देखा था कि प्लांट की लीफ है, उनके थ्रू फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। अगर मैं बात करूँ, हमारी अर्थ पे ऐसे भी प्लांट प्रेजेंट हैं जिसके अंदर लीफ ही नहीं होती, जैसे कि डेजर्ट के अंदर कैक्टस हो गया हमारा। ये यहाँ पे इमेज दिखाई दे रही है कैक्टस की, इसके अंदर तो लीफ ही नहीं है। क्या इसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा? फोटोसिंथेसिस होगा, बट विद द हेल्प ऑफ स्टेम, क्योंकि इसका स्टेम ग्रीन कलर का है। इसकी लीफ किस में कन्वर्ट हो गई? इसकी लीफ इसमें थॉर्न में कन्वर्ट हो गई, कांटों में कन्वर्ट हो गई। क्यों? क्योंकि लीफ के थ्रू बहुत सारा वाटर निकल जाता था, इवेपोरेट हो जाता था, और डेजर्टेड एरिया में वाटर सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए यहाँ पे लीफ का मॉडिफिकेशन किस में हो गया? थॉर्न में हो गया। समझ में आया? देखो क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, कैन फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन अदर पार्ट ऑफ द प्लांट? क्या फोटोसिंथेसिस लीफ के अलावा भी दूसरे पार्ट में हो सकती है या नहीं? हम बोलेंगे यस, हो सकती है। अगर लीफ के अलावा प्लांट का कोई और पार्ट ग्रीन कलर का है तो उसके अंदर भी क्लोरोफिल होगा, क्योंकि क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है। समझ में आया? ठीक है, देखो ग्रीन स्टेम होंगे उसके अंदर या फिर ब्रांचेज होंगी ग्रीन उसकी। द प्लांट कैन ऑल्सो अंडरगो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर किसी प्लांट के अंदर अगर हमारी लीफ फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती तो उसके अलावा स्टेम होंगी, ब्रांचेस होंगी जो ग्रीन कलर की होंगी, उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस वहाँ पे कंप्लीट हो पाएगी। फॉर एग्जांपल, प्लांट्स इन डेजर्ट एरिया लाइक कैक्टस डू नॉट हैव लीव्स बट दे स्टिल एग्जिस्ट देयर बिकॉज देयर स्टेम प्रोड्यूस द फूड फॉर द प्लांट्स। क्या बोला? ऐसे एरियाज जहाँ पे ऐसे प्लांट प्रेजेंट हैं जिसके अंदर लीफ नहीं है, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है विद द हेल्प ऑफ स्टेम एंड देयर ब्रांचेस। जैसे ये एग्जांपल क्या है यहाँ पे? कैक्टस, भूलना नहीं है आपको। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाई इज प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अस? अगला क्वेश्चन क्या पूछा कि फोटोसिंथेसिस हमारे लिए जरूरी क्यों है? अब इसको आप बिना थ्योरी देखे खुद सोच के बताओ कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की इतनी ज़रूरत क्यों है। अगर मैं सोचूं, फोटोसिंथेसिस की वजह से हमको क्या मिल रही थी? O2 रिलीज हो रही थी। उस O2 को इनहेल कौन कर रहा है? सब एनिमल्स कर रहे हैं, सब ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं जो अर्थ पे प्रेजेंट है। अगर O2 ही नहीं रहेगी, ऑक्सीजन ही नहीं होगी, क्या कोई भी सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। नंबर दूसरी बात, प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से किसका फॉर्मेशन करते हैं? फूड का फॉर्मेशन करते हैं। अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी तो फूड का फॉर्मेशन नहीं होगा, फूड नहीं होगा तो एनिमल भी नहीं होंगे। सीधी सी बात है, सिंपल। नो फोटोसिंथेसिस नो लाइफ। एक सिंपल सा फंडा है यहाँ पे। देखो, देयर इज नो फूड इफ द प्लांट वुड स्टॉप कंडक्टिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। पहली बात क्या है? अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी तो कोई फूड का फॉर्मेशन नहीं होगा। दूसरी बात, द प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन। प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान क्या करेंगे? CO2 को इनहेल करते हैं और O2 को एक्सहेल करते हैं। ठीक है, CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ही नहीं होगी तो ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं होगी और उसकी वजह से सारी ऑर्गेनिज्म, सारे एनिमल्स अर्थ से ख़त्म हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। हैंस क्या कंक्लूजन निकलता है? विदाउट दिस प्रोसेस, विदाउट फोटोसिंथेसिस,
इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू सर्वाइव ऑन अर्थ एट दे वुड बी नो ऑक्सीजन। अगर हम यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है तो इस प्लेनेट पे सर्वाइव करना पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। इतनी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस। समझ में आया फोटोसिंथेसिस की जरूरत क्यों है? नो फोटोसिंथेसिस नो लाइफ फॉर्म इन द अर्थ। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बोहाइड्रेट बाय द प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करेगा प्लांट, ऑक्सीजन को रिलीज करता है और साथ में किसका फॉर्मेशन करता है? कार्बोहाइड्रेट का। अगर मैं फोटोसिंथेसिस की आपको एक इक्वेशन बना के दिखाऊं तो क्या होता है, क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करता है प्लांट, साथ में वाटर का यूज करता है प्लांट। आप छोटे बच्चे हो तो मैं इसको इसके फॉर्मूलेज ना लिख के मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ। वैसे आपको ये भी याद रखने पड़ेंगे क्योंकि आपको बड़ी क्लास में भी जाना है, प्राक्सी या अदर बच्चे। देखो यहाँ पे एक क्या होगी आपकी, एक होगी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस दूसरा क्या होगा? वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और दूसरा क्या होगा? क्लोरोफिल। किसका फॉर्मेशन करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से ये फॉर्मेशन करेंगे कार्बोहाइड्रेट और रिलीज करेंगे ऑक्सीजन, जिसे हम O2 भी बोल सकते हैं। इन्होंने क्या बोला कि जो ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्मेशन है वो किस प्रोसेस से होगा? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से होगा। ये है इसका सिंपल सा आंसर। क्या बोला? प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है। सिंपल सी बात है। और जो कार्बोहाइड्रेट है ये फर्दर आगे चल के किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ये आगे चल के स्टार्च में कन्वर्ट होगी। हमारे प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट बनती क्या है? ग्लूकोज। और जब उसको स्टोर किया जाता है, उसको फ्रूट में स्टोर किया जाएगा तो वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। ये भी ध्यान रखना है आपको। देखो क्या बोला यहाँ पे? द कार्बोहाइड्रेट दस प्रोड्यूस बाय द प्लांट्स आर कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। वो बाद में स्टार्च में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। समझ में आ गया? चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं। हमने फोटोसिंथेसिस की सारी प्रोसेस को समझ लिया कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर, वहाँ पे क्या होगा? सनलाइट होगा, क्लोरोफिल होगा और कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा। बट जो मशीनरी है हमने वो अब तक नहीं समझी। हमने क्लोरोफिल समझ लिया, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का होगा, उसकी वजह से ही फोटोसिंथेसिस होगा। हमारी सेल के अंदर जो हमने कल पढ़ा था, सेल है, सेल की आउटर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और जो सेंटर में प्रेजेंट है ये हमारा प्यारा सा न्यूक्लियस है जिसके अंदर हमारी सारी इंफॉर्मेशन है। बाहर की तरफ एक ऑर्गेनल मिलता है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। प्लांट के अंदर ये ऑर्गेनल होता है क्लोरोप्लास्ट। इसी की वजह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पॉसिबल हो पाती है। हमारे अंदर या एनिमल में, इस अर्थ पे किसी के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं है, इसी वजह से वहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पॉसिबल नहीं हो पाती। समझ में आया? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट में होती है, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो इसका स्ट्रक्चर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमको फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस समझनी है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट है। चलो समझते हैं। पहली बात तो ये कि हमारा जो क्लोरोप्लास्ट है वो टू मेम्ब्रेन से मिलके बना हुआ है। एक तो होगा आउटर मेम्ब्रेन, एक होगा हमारी इनर मेम्ब्रेन। कितनी मेम्ब्रेन होगी? एक आउटर मेम्ब्रेन होगी, एक इनर मेम्ब्रेन होगी। टू मेम्ब्रेन्स होती हैं। और अंदर की अगर आप देखोगे, अगर इसका स्ट्रक्चर मैं खुद आपको बना के बताऊँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ। हमारा जो क्लोरोप्लास्ट होगा वो दिखता कैसा है? हमारा क्लोरोप्लास्ट कुछ इस टाइप से दिखेगा। इसकी दो मेम्ब्रेन होंगी, एक तो होगी हमारी आउटर मेम्ब्रेन, एक होगी हमारी इनर मेम्ब्रेन। ओके, टू मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। सेंटर में एक लिक्विड भरा हुआ होगा जैसे हर सेल में होता है, बट ये ऑर्गेनल है। इस लिक्विड को साइटोप्लाज्म नहीं कहेंगे, इस लिक्विड को हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम स्ट्रोमा। क्या कहेंगे? स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा के अंदर कोइंस लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं, कोइन लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे और ये ऐसे एक दूसरे के ऊपर सिचुएटेड होते हैं। इन कोइंस लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? इन कोइन लाइक स्ट्रक्चर को
इनको बोलते हैं थैलेकोइड। क्या बोलते हैं बच्चों इनको? इनको बोलते हैं हम थैलेकोइड। क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं थैलेकोइड। और ऐसे ही बहुत सारी स्ट्रक्चर होंगी, इनको क्या कहेंगे? थैलेकोइड कहते हैं इनको। समझ में आ गया? दूसरी बात, जो ये थैलेकोइड्स हैं, ये पूरा का पूरा आपको ऐसे ढेर दिखाई देगा, बंडल्स दिखाई देंगे। इस पूरे बंडल्स को, थैलेकोइड का जो पूरा का पूरा बंडल है, एक दूसरे के ऊपर सिचुएटेड है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम ग्रेना कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ग्रेना कहते हैं। ठीक है, अभी ये ग्रेना ऐसे, यह थैलेकोइड एक दूसरे से ऐसे इंटरकनेक्टेड भी होते हैं। जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो कहाँ पे होगी? वो हमारे थैलेकोइड के अंदर पॉसिबल हो पाती है। कैसे होगी इसको हम समझेंगे। क्या होता है, हमारा जो क्लोरोफिल है वो थैलेकोइड के अंदर प्रेजेंट है। जैसे ही सनलाइट आएगी, सारा खेल तो सनलाइट का है, सनलाइट आएगी, वो लाइट फॉर्म में एनर्जी है, वो हीट फॉर्म में एनर्जी है। जैसे ही प्लांट के ऊपर पड़ेगी, हमारे क्लोरोप्लास्ट में जाएगी, वो कहाँ जाएगी? उसको पेनिट्रेट करेगी, वो थैलेकोइड के अंदर जाएगी। उसको इकट्ठा करने का काम किसका है? क्लोरोप्लास्ट का है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलेकोइड का है। और यहाँ पे ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, और वो भी थैलेकोइड के अंदर। ये चीज़ है। क्या क्या है यहाँ पे? दो मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन होगी, एक इनर मेम्ब्रेन होगी। इसके अंदर जो लिक्विड फिल है उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं, और जो ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है इनको हम थैलेकोइड कहते हैं। इन थैलेकोइड के ढेर को या बंडल्स को हम ग्रेना का बोलते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी डिटेल्स हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो, क्लोरोप्लास्ट आर स्पेशल सेल ऑर्गेनल दैट आर फाउंड ओनली इन प्लांट्स। पहली बात तो ये, क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा ऑर्गेनल है जो ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स, एनिमल्स में नहीं होता, क्योंकि प्लांट ही ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो फूड का फॉर्मेशन करते हैं, एनिमल फूड का फॉर्मेशन नहीं करते। दे आर कॉल्ड द फूड प्रोड्यूसर ऑफ द प्लांट सेल। प्लांट सेल के फूड प्रोड्यूसर होते हैं ये। ठीक है बात। क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो मेम्ब्रेन होती है, एक तो इनर मेम्ब्रेन, एक आउटर मेम्ब्रेन, जो हम पढ़ के आ चुके हैं। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन दो मेम्ब्रेन से मिलके बना हुआ होता है। अब इस मेम्ब्रेन के अंदर एक लिक्विड होगा जिसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रोमा, और दूसरा क्या होगा? कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको कहते हैं हम थैलेकोइड। समझ में आया? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट ऑन ईच ऑफ द थैलेकोइड। हर थैलेकोइड के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। द क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट सनलाइट इनटू शुगर दैट आर यूज्ड बाय द प्लांट। तुम लोग ध्यान रखना, सनलाइट, सन के पास कौन सी एनर्जी है? हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, लाइट की फॉर्म में है। हमको गर्मी लगती है बाहर जाके, वो हीट की फॉर्म में है। उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम क्लोरोप्लास्ट करता है। तुम लोग खुद देखो, हम सोलर पैनल लगाते हैं अपनी घरों के ऊपर, कुछ इस टाइप से दिखाई देंगे सोलर पैनल। हम वहाँ पे भी क्या कर रहे हैं? उस हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा सोलर पैनल लगा है, यहाँ पे सन निकलेगा, ये सोलर पैनल क्या करेगा? इस हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा? इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, और जिसकी वजह से हमारे फैन, हमारा एसी, हमारा कूलर ETC चलते हैं। ऐसे ही प्लांट के अंदर एक मैकेनिज्म प्रेजेंट है। जो ऑर्गेनल कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट है, उसके अंदर थैलेकोइड है, थैलेकोइड के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। उसकी वजह से सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, और वो केमिकल एनर्जी क्या है? वो केमिकल शुगर हो गया, जो केमिकल शुगर हो गया, और जो हम खाते हैं फ्रूट्स के अंदर वही प्रेजेंट होता है। समझ में आया कैसे कन्वर्ट होती है एनर्जी? अब देखो, हैंस क्लोरोप्लास्ट अलाउ द कंडक्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही फोटोसिंथेसिस का कंडक्शन होता है। द क्लोरोफिल दैट कैन एब्जॉर्ब द सनलाइट इज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही प्रेजेंट होती है। ये बात बोला इन्होंने, ये भी हमको पता है। अगली बात देखो, when the light of the sun hit the chloroplast and the chlorophyll, the light energy is converted into chemical energy। क्या बोला? जैसे ही सन क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल को हिट करता है, वो एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। शुरुआत में वो एक कंपाउंड बनाएंगे जिसका नाम क्या है?
ATP है, NADPH है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर इंटेलिजेंट हो, खुद को थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझते हो, दूसरे बच्चों से ज़्यादा चीज़ें याद रखना चाहते हो, तो ध्यान रखना वो केमिकल कंपाउंड क्या है, वो ATP और NADPH में कन्वर्ट होता है। अब ATP क्या है, NADPH क्या है, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ये ATP होता क्या है, ये एनर्जी करेंसीज है। एनर्जी करेंसी ये क्या होता है मैम, ये बच्चों जैसे कि हमने डे टू डे लाइफ में हमारी करेंसी क्या है, इंडिया की करेंसी रुपया। हमको कुछ भी चीज़ लेनी है, हम शॉप पे जाएंगे, हमें शॉपिंग करनी है, हमें कुछ खाने का खरीदना है, हमें कुछ भी खरीदना है, तो हम क्या देते हैं, रुपया देते हैं। वो हमको फूड आइटम देगा या हम जो क्लोथिंग आइटम देगा, जो भी हम खरीदेंगे। हमारे डे टू डे लाइफ में करेंसी क्या है, रुपया है। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर करेंसी क्या है, एनर्जी करेंसी होती है, जो ATP है। ये ATP की फॉर्म में कन्वर्ट रहती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं इसको। समझ में आया, एनर्जी करेंसी होती है ये, शरीर की एनर्जी। हमको चलना है, हमको फिरना है, हमको दौड़ना है, हमें कुछ भी करना है, उन सब कामों में एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से मिलेगी। और ये कहाँ पे बन रही है, ये प्लांट के अंदर बन रही है, ये फ्रूट के अंदर स्टोर होगी, जिसको हम खाएंगे हमारी बॉडी के अंदर जाएगी। समझ में आया, हमारे लिए फ्यूल ATP कहाँ से आता है, सन से। सन की एनर्जी को वो ATP में कन्वर्ट करता है पहले, फिर वो ATP को शुगर में कन्वर्ट करेगा। वो शुगर होता है स्टार्च, स्टार्च को हम खाएंगे, हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, उससे हमें एनर्जी मिलेगी और हम उससे अपना काम कर पाएंगे। देखो, देन दीज एनर्जी मॉलिक्यूल मूव इनटू द स्ट्रोमा वेयर कार्बन डाइऑक्साइड अटैच टू देम। क्या बोला इन्होंने, ये एनर्जी मॉलिक्यूल शुरुआत में कहाँ पे है, अगर मैं यहाँ पे क्या बनाऊँ, अपना क्लोरोप्लास्ट बनाऊँ, शुरुआत में ये कहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, इनका थैलेकोइड में फॉर्मेशन हुआ। ये कहाँ जाएंगे, स्ट्रोमा, जो लिक्विड प्रेजेंट है यहाँ पे, ये स्ट्रोमा के अंदर जाएंगे। स्ट्रोमा में क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड से अटैच होंगे, क्या होंगे, ये ATP मॉलिक्यूल्स हैं, NADPH मॉलिक्यूल्स हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड से अटैच होंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ द मॉलिक्यूलर रिएक्शन ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज आर क्रिएटेड। इनकी रिएक्शन होने के वजह से रिजल्ट में क्या मिलता है, हमको ऑक्सीजन गैस मिलेगी और साथ में हमें ग्लूकोज मिलेगा। समझ में आया, शुरुआत में ये मिलता है, कंफ्यूज नहीं होना। देखो शुरुआत में क्या है, ये ATP NADPH कहाँ फॉर्म होगा, ये थैलेकोइड में फॉर्मेशन होता है। ये आएंगे स्ट्रोमा में, स्ट्रोमा में ये किससे कनेक्ट होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड से। कनेक्ट होने के बाद इनके अंदर मॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी और एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ग्लूकोज लीफ के थ्रू बाहर निकल जाएगी, इन्वायरमेंट में चले जाएगी और हमारा ग्लूकोज स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा, जो एज अ फूड, जो हमारे फ्रूट्स हैं उनके अंदर ये स्टोर होगा और जो हमारे लिए खाने के लिए तैयार है। समझ में आया कैसे प्रोसेस होती है ये, ठीक है। अब आगे देखो, कैन लीफ विच आर रेड ब्राउन वायलेट इन कलर कंडक्ट फोटोसिंथेसिस। इन्होंने वो हमने अब तक देखा, लीफ अगर ग्रीन कलर की है, स्टेम अगर ग्रीन कलर का है, तभी उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होगी। अगर मान लिया जाए लीफ ग्रीन कलर की ही ना हो, लीफ रेड कलर की है, लीफ ब्राउन कलर की है, लीफ या वॉयलेट कलर की है, क्या उसके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो जाएगी? आंसर क्या होगा आप बताओ। आप कहोगे नो, बट मैं कहूँगी यस। अब आपके अंदर क्यूरियोसिटी आई कि इसका आंसर यस कैसे हो गया। मैं बता रही हूँ, मैंने क्या कहा, क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट है और इसकी वजह से ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। बट लीफ के अंदर दूसरे पिगमेंट्स भी होते हैं। कुछ पिगमेंट्स ऐसे होते हैं जो रेड कलर के होंगे, कुछ ब्राउन कलर के, कुछ वॉयलेट कलर के। कलर वही तो आएगा जिस कलर का पिगमेंट होगा। अब देखो, द क्लोरोफिल इज ऑल्सो प्रेजेंट इन लीफ दैट आर नॉट इन ग्रीन कलर। अगर लीफ ग्रीन कलर की नहीं है, वॉयलेट कलर की है मान लिया जाए, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है। हो सकता है वॉयलेट कलर का जो पिगमेंट है वो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो और ग्रीन कलर की या क्लोरोफिल की क्वांटिटी कम हो, इसलिए वो वॉयलेट कलर का दिख रहा है। बट वो लीफ है, लीफ के अंदर क्लोरोफिल होगा ही होगा। समझ में आया, द क्लोरोफिल इज ऑल्सो प्रेजेंट इन लीफ दैट आर नॉट ग्रीन इन कलर। जो ग्रीन कलर की हमको दिखाई नहीं दे रही, उनके अंदर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। दे आर डिफरेंट इन कलर बिकॉज ऑफ अदर कलर पिगमेंट आर मोर देन द ग्रीन पिगमेंट इन सच लीव्स।
क्या बोला? क्योंकि इनके अंदर जो दूसरा पिगमेंट है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ग्रीन कलर अपने आप को शो नहीं कर पा रहा। वहाँ पे रेड कलर का अगर पिगमेंट ज़्यादा है तो वो रेड कलर की लीफ दिखाई देगी, बट वहाँ पे ग्रीन पिगमेंट भी होता है। ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेगा। रेड कलर का पिगमेंट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, बट वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगी। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो लीफ ग्रीन कलर की नहीं है, रेड कलर की है या ब्राउन कलर की है या वॉयलेट कलर की है, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होगा या नहीं होगा? आप बोलोगे होगा। क्यों होगा ये भी समझा देना। अब आगे देखो, एल्गी, आपने एल्गी देखी है? एल्गी कंटेन क्लोरोफिल। अब एल्गी, पहले तो मुझे यही बताओ, एल्गी आपने कहीं देखी है? बारिश के बाद अपनी छत पे जाना, वो ग्रीन ग्रीन कलर की दिखाई देती है। वो ग्रीन ग्रीन कलर, जो हल्का सा वो ग्रीन कलर होता है हमारी छत पे, वो एल्गी की वजह से होता है। आजकल क्या है, बारिश का मौसम ही चल रहा है, तो आजकल आपको आसपास बहुत दिख जाएगा। छत पे जाओगे जहाँ पे कुछ कम साफ़ सफाई रहती है, या फिर पोंड देखोगे अपने गांव शहर का जहाँ पे भी आप रहते हो, तो वहाँ पे आपको ग्रीन ग्रीन कलर के ऐसे छोटे छोटे ही दिखाई देंगे। ये आपकी एल्गीज है। ये ग्रीन कलर की है तो इनके अंदर क्लोरोफिल तो होगा ही। ये ऑटोट्रोफिक प्लांट है, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। देखो, एल्गी आर ग्रीन कलर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द स्टैग्नेंट वाटर। रुके हुए पानी में एल्गी मिलती है, इनके अंदर क्लोरोफिल होगा, ये फोटोसिंथेसिस करेंगी, अपना फूड खुद बनाएंगी। दे गेट देयर ग्रीन कलर फ्रॉम क्लोरोफिल, सिंस दे हैव क्लोरोफिल इन दैम दे आर कैपेबल ऑफ कंडक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये ग्रीन कलर की है, इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो सीधी सी बात है ये फोटोसिंथेसिस को कंडक्ट करेंगी। आया समझ में? इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। हाउ डू प्लांट्स जनरेट प्रोटीन एंड फैट? हमको ये तो पता है हमारी बॉडी में हम खाना खाएंगे, वो प्रोटीन फैट में कन्वर्ट होना ही होना है, सही बात है। बट हमने अब तक प्लांट में देखा कि फोटोसिंथेसिस होके मैडम आपने ग्लूकोज बनाया, स्टार्च बनाया, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, बट क्या प्लांट प्रोटीन और फैट बना सकता है? प्लांट को ज़रूरत होती है? ये मुझे क्वेश्चन आप बताओ। क्या प्लांट प्रोटीन बनाएगा, प्लांट फैट का फॉर्मेशन करेगा, हाँ या ना? सोच के बताओ आप। प्लांट को ज़रूरत है प्रोटीन बनाने की, प्लांट को ज़रूरत है फैट बनाने की? इसका आंसर मुझे आप बताओगे। देखो, अलोंग विद कार्बोहाइड्रेट प्लांट कैन ऑल्सो प्रोड्यूस प्रोटीन एंड फैट विच आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन। इन्होंने क्या बोला कि हाँ भाई, प्लांट प्रोटीन और फैट का फॉर्मेशन कर सकता है। कैसे? वो उसने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से कार्बोहाइड्रेट तो बनाया, उसको फैट या प्रोटीन बनाने के लिए एक एक्स्ट्रा एलिमेंट की ज़रूरत होती है, जो है नाइट्रोजन। हमारी अर्थ पे नाइट्रोजन कितना परसेंट है? 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है हमारी अर्थ पे। अब आप बोलोगे ये तो बड़ा इजी है प्लांट के लिए नाइट्रोजन लेना, क्योंकि 21% कौन है? 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जो कम रह गई है अब 20% के आसपास है। तो उसको छोड़ो, हमारे प्लांट नाइट्रोजन 78% है हमारे इन्वायरमेंट में, उसको डायरेक्टली नहीं ले सकते। यहाँ पे भी मैं हूँ, यहाँ पे 21% क्या है? ऑक्सीजन है, 78% क्या होगी? नाइट्रोजन होगी, और 1% एक या दो गैस जो दूसरी गैसेस होंगी वो प्रेजेंट होंगी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होगी या अदर गैसेस हो गई। तो यहाँ पे बात क्या चल रही है, ये नाइट्रोजन का यूज़ कैसे करेंगे? अगर ये फ्री नाइट्रोजन प्रेजेंट है, N2 की फॉर्म में प्रेजेंट है, इसको प्लांट यूज़ नहीं कर सकते, फिर यूज़ कैसे करेंगे? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। पहली बात तो ये है, ये जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, हमारा ग्लूकोज बना है, हमारा स्टार्च बना है, उसके साथ अगर हम नाइट्रोजन की रिएक्शन करा दे कुछ भी करके, तो हमारा प्रोटीन या फैट का फॉर्मेशन हो जाएगा। कहना ये चाह रहे हैं। ये देखो, चलो अब मैं इसको पढ़ के बता देती हूँ क्या बोलना चाह रहा है ये। देखो बच्चों, along with carbohydrate, क्या बोला? along with carbohydrate plant can also produce protein and fat which are formed with the help of nitrogen। क्या बोला? कार्बोहाइड्रेट के साथ अगर आप नाइट्रोजन की रिएक्शन करा दो तो आप प्रोटीन और फैट का फॉर्मेशन कर सकते हो। हमको पता है नाइट्रोजन इज प्रेजेंट लार्ज अमाउंट इन एयर, हमारी एयर में लार्ज अमाउंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, बट प्लांट कैन नॉट कंज्यूम द नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एटमोसफियर। बट हमारे प्लांट जो 78% हमारी नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसका यूज़ नहीं कर सकते।
फिर क्या करना पड़ेगा, उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तुम उन लोगों को जब बारिश होती है, बारिश के टाइम पे जो बिजली कड़कड़ाती है, देखा होगा आपने, कभी सोचा है वो होता क्यों है, बिजली कड़कड़ाती क्यों है? जब दो हमारे पानी वाले बादल, अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँ आपके, वो टकराते हैं तो बिजली क्रिएट होती है वहाँ पे। तो उसका टेम्परेचर वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, वो हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रेट्स या फिर नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देता है। एक तो वो होगा जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट से नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करेगा। दूसरी, हमारे सोइल के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रेट्स को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। कुछ फर्टिलाइजर्स होते हैं जो हमारे एनपीके वगैरह हो गए। आप अगर किसान फैमिली से आप बिलोंग करते हो तो अपने पापा से पूछना एनपीके क्या है। इसमें होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, इन तीनों का मिक्सचर होता है जो प्लांट्स को सप्लाई किया जाता है, उनके सॉइल में मिक्स किया जाएगा। उसकी वजह से उनको नाइट्रोजन मिल जाएगा, फॉस्फोरस मिल जाएगा और पोटेशियम मिल जाएगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन भी है। तो नाइट्रोजन प्लांट्स को कहाँ से मिलता है? वो उसको हमारे जो आसमान में बिजली कड़कड़ाती है वहाँ से मिल सकता है। दूसरा, सोइल के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे वहाँ से मिल सकता है। तीसरा, फर्टिलाइजर, जो आपके पापा जो किसान फैमिली से आप बिलोंग करते हो तो वो लोग डालते हैं एज अ फर्टिलाइजर। अब देखो यहाँ पे क्या है, द सोइल ऑफन कंटेन सम बैक्टीरिया दैट आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग द नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स विच कैन बी यूज्ड एज प्लांट। क्या बोला? सोइल के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद प्लांट उसको कंज्यूम कर सकता है। दूसरा क्या है? दूसरा है फर्टिलाइजर्स यूज बाय द फार्मर्स एंड गार्डनर। गार्डनर हो गए, जो फार्मर्स हो गए, वो क्या करते हैं? हाई अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन विच मिक्स विद सोइल एंड इज यूज्ड बाय द प्लांट। यूरिया हो गया, यूरिया NH2CO NH2 उसका फॉर्मूला है, इसका यूज़ करते हैं फार्मर्स, उसको सोइल में मिक्स करेंगे और वो नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको प्लांट्स इजीली यूज़ कर पाते हैं। समझ में आया? प्रोटीन और फैट में कन्वर्ट कैसे होगा? कार्बोहाइड्रेट फोटोसिंथेसिस से बना, उसको नाइट्रेट्स या नाइट्राइट से कंबाइन कराया, तब हमारा प्रोटीन या फैट का फॉर्मेशन हो सकता है प्लांट के अंदर, और होता है। नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है प्लांट के लिए। अब देखो, न्यूट्रिशन इन प्लांट दैट डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। अब हमारी अर्थ पे ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, क्लोरोफिल होती है, फूड खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफिक है। बट कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होती, वो अपना फूड कैसे बनाएंगे? वो डिपेंडेंट रहते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पे। अब हम वही समझेंगे यहाँ पे। अब दीदी ऐसा भी होता है कि प्लांट किसी दूसरे प्लांट पे, किसी दूसरे एनिमल पे डिपेंड रहे? मैं कहूँगी होता है। अब हम वही देखेंगे, इंसेक्टिवोरस प्लांट है, वो इंसेक्ट खाता है, प्लांट इंसेक्ट खाता है, प्लांट दूसरे प्लांट पे डिपेंडेंट रहता है एज अ पैरासाइट। कभी सर में जुएं हुई हैं? वो क्या है? पैरासाइट है, वो हमारा खून चूसती है सर में जाके। आप बोलोगे हमको कभी जुए नहीं हुई है मैडम। मान लिया नहीं हुई है, एक एग्जाम्पल था। अब देखो, मैनी प्लांट्स डू नॉट कंटेन एनी क्लोरोफिल, हैंस दे आर अनेबल टू प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्फ। क्या बोला यहाँ पे? हमारी अर्थ पे बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होती, हैंस दे आर अनेबल टू देयर फूड, ये अपना फूड नहीं बना सकते, तो क्या करेंगे? Therefore they rely on other plants and animal for their food। अपना फूड अगर खुद नहीं बनाएंगे तो दूसरे प्लांट और एनिमल पर डिपेंडेंट रहेंगे। सिंपल सी बात है। कैसे रहेंगे? पहले प्लांट का नाम क्या है? पैरासिटिक प्लांट, जिसे यहाँ पे कस्क्यूटा है। कस्क्यूटा में देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ये प्लांट है, एक नॉर्मल प्लांट है, ब्रांचेज है, इसके ऊपर देखो लाइट ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है आपको, ये लाइट ग्रीन कलर का क्या है? कस्क्यूटा है। ये प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। ये न्यूट्रिशन किससे लेगा? इस प्लांट से लेगा। ये बेचारा प्लांट क्या करेगा? फूड का फॉर्मेशन करेगा, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। इसका यूज़ कौन कर लेगा? कस्क्यूटा प्लांट कर लेगा, क्योंकि वो पैरासाइट है। आपके सर में जुएं हुई होंगी तो आपको पता होगा, खुजली होती है, वो हमारा खून चूसती है। हमारी बॉडी इतनी एनर्जी लगा के ब्लड का फॉर्मेशन करेगी और वो आपका खून चूस लेगी। या कोई और पैरासाइट आपकी बॉडी में रहा हो, जैसे कि एस्केरिस है, जो आप लोग नहीं जानते होंगे, तो एस्केरिस वगैरह हो गए, वो पेट में हो जाते हैं,
इंटेस्टाइन में रहते हैं वो, कुछ ऑर्गेनिक बच्चों को स्पेशली हो जाते हैं, तो थोड़ा हाइजीन का ध्यान रखा करो। कुछ प्लांट होते हैं जो पैरासिटिक प्लांट है, सम प्लांट लीव ऑन द अदर प्लांट, कुछ प्लांट ऐसे हैं जो दूसरे प्लांट के ऊपर रहते हैं, उन पर डिपेंडेंट रहते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन, these आर कोल्ड पैरासाइट्स, इसलिए इनको हम पैरासाइट्स कहते हैं, ठीक है। द प्लांट्स ऑन विच दीज पैरासिटिक प्लांट सर्वाइव आर कोल्ड होस्ट, जिन प्लांट के ऊपर ये पैरासिटिक प्लांट रहते हैं उनको होस्ट कहेंगे। देखो यहाँ पे ये क्या है, एक नॉर्मल प्लांट था, ये है होस्ट, इसके ऊपर क्या रहेगी, कस्क्यूटा रहेगी, ये कौन है, पैरासाइट। समझ में आया, पैरासाइट डिपेंड ऑन द होस्ट, जो दूसरा प्लांट होगा। फूड प्रिपेयर कौन करेगा, होस्ट, उसको कंज्यूम कौन करेगा, पैरासाइट, ये होगा हमारा कस्क्यूटा। एग्जाम्पल ध्यान रखना, बिल्कुल नहीं भूलना। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है जो प्लांट अपना फूड खुद नहीं बना सकते, वो है इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट, ऐसे प्लांट जो किस पे डिपेंडेंट है, इंसेक्ट्स पे डिपेंडेंट है फॉर देयर फूड एंड न्यूट्रिशन। यहाँ पे देखो पीचर प्लांट है, पीचर प्लांट दे रखे हैं यहाँ पे, नेपेंथीज। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई इंसेक्ट जाएगा, यहाँ पे अंदर ट्रैप हो जाएगा। चलो ये दिखाती हूँ, ये वाला, यहाँ ये क्या है, ये पीचर प्लांट है, यहाँ पे ये इसकी लिड है, कोई इंसेक्ट आया इसके अंदर जाएगा, इस अंदर जाते ही ऊपर से ये लिड क्लोज हो जाएगी और वो फिर बाहर नहीं निकल पाएगा। अब इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट है। कौन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, या फिर दूसरे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो इसके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। वो उसे को इंसेक्ट को क्या कर लेगा, डाइजेस्ट कर लेगा, और डाइजेस्ट करने के बाद क्या करेगा, उसका जो न्यूट्रिशन निकलेगा, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन, सारी चीज़ें कंज्यूम कर लेगा। सिंपल, क्या होगा देखो, सम प्लांट्स डिपेंड ऑन इंसेक्ट फॉर देयर फूड एंड दस आर कोल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट पे डिपेंड रहते हैं फॉर देयर फूड, इसलिए उनको इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट आर मॉडिफाइड इनटू अ पिचर लाइक स्ट्रक्चर। इनकी जो लीफ होती है, जो पिचर का फॉर्मेशन हुआ है, ये लीफ ने फॉर्मेशन किया है। इंसेक्टिवोरस प्लांट के अंदर लीफ फोटोसिंथेसिस नहीं करती, इसलिए लीफ कन्वर्ट हो जाती है किसी स्ट्रक्चर में, कुछ मॉडिफिकेशन हो जाती है। जैसे यहाँ पे मॉडिफिकेशन हो रखा है, पिचर बना हुआ है, घड़ा बना हुआ है। द टॉप पार्ट ऑफ द लीफ एक्ट एज अ लीड, जो यहाँ पे टॉप पार्ट है इसका, ये लीड की तरह काम करता है, यहाँ पे दे रखा है। विच कैन ओपन एंड क्लोज द पिचर, जो इसको ओपन और क्लोज कर सकता है पिचर को। द पिचर कंटेन हेयर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इस पिचर के अंदर कुछ हेयर होते हैं। मान लो यहाँ पे अगर इंसेक्ट अंदर चला गया तो वो बाहर नहीं निकल सकता, उनकी वजह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो उसको बाहर निकलने से रोकते हैं। और इस पिचर के अंदर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो इंसेक्ट को डाइजेशन में हेल्प करेंगे, उसको डाइजेस्ट कर लेंगे। इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जाम्पल कौन है, जिस्टीडिया है और निपेंथीज है। निपेंथीज जिसे हम पिचर प्लांट भी कहते हैं। दोनों एग्जाम्पल ध्यान रहेंगे। पहले मैंने आपको क्या बताया, पैरासिटिक प्लांट बताया, कस्क्यूटा जिसका एग्जाम्पल है, दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। फिर इंसेक्टिवोरस प्लांट, जिस्टीडिया और निपेंथीज बताया, जो क्या है, इंसेक्ट के ऊपर डिपेंड रहते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन। अगला क्या है, सेप्रोफाइट्स होते हैं। सेप्रोफाइट्स कौन सी ऑर्गेनिज्म है, जो डेड और डीके प्लांट या ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट रहते हैं। मान लो देखो यहाँ पे ये क्या पड़ा हुआ है, ये क्या है, सड़ी गली लकड़ी पड़ी हुई है, किसी प्लांट की डेथ हो गई, वो मर गया, मतलब भाई वो आंधी तूफान आया, पेड़ गिर गया, लकड़ी अब सड़ रही है, डिके हो रही है, तो इसके ऊपर कौन ग्रो किया, मशरूम ग्रो करना शुरू कर गई। मशरूम डेड और डीके पार्ट पे ही ग्रो करती है। देखो, सम ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ऑन डिके फूड एंड ऑर्गेनिज्म, किसी एनिमल की डेथ हो गई, उसकी बॉडी डिके करना शुरू कर गई, तो वहाँ पे सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। ऐसे ही प्लांट्स की बात है, कहीं प्लांट्स है वो गिर गया, उसकी लकड़ी डिके हो रही है, तो उसके अंदर कौन ग्रो करेंगे, सेप्रोफाइट्स ग्रो करेंगे, जो उसके ऊपर उसको डिके करेंगे, उसको ख़त्म कर देंगे, उससे न्यूट्रिशन कंज्यूम कर लेंगे। देखो, दीज मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन एंड द ऑर्गेनिज्म दैट सर्वाइव बिकॉज ऑफ द सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। अब ये इस न्यूट्रिशन को तो हम सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहेंगे। इन ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे, जो डेड और डिके पार्ट पे डिपेंडेंट है, इनको कहेंगे सेप्रोफाइट्स। ऑर्गेनिज्म को सेप्रोफाइट्स कहेंगे, न्यूट्रिशन को सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहेंगे। ये चीज़ है। अब सेप्रोफाइट कंज्यूम कैसे करते हैं फूड को,
कंज्यूम कैसे करेंगे? ये मान लो सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म है, ये क्या करेगा और इसको क्या डाइजेस्ट करना है? ये डाइजेस्ट करना है लकड़ी का टुकड़ा जो पड़ा हुआ है एक, ये क्या करेगा? अपना डाइजेस्टिव जूस निकालेगा और इसके ऊपर डाल देगा। डालने से क्या होगा? अब डाइजेस्टिव जूस हम जो हमारी बॉडी के अंदर करता है वही बाहर निकल के करेगा। हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? हम खाना खाएंगे, मैस्टिकेट करेंगे, अंदर निकल जाएंगे, अब स्टमक में जाके उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म में ये सारी चीज़ें बाहर होती है, वो क्या करेगा? उस डाइजेस्टिव जूस को निकाल के बाहर डाल देगा, जैसे कि यहाँ पे डाल रखा है, डाल देगा। तब ये जो पार्ट है ये यहाँ पे डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होने के बाद ये इसको सकिन कर लेगा, दोबारा पी लेगा। ऐसे यहाँ पे न्यूट्रिशन होता है। अब यहाँ पे आगे यही दे रखा है, हाउ डू सैप्रोफाइट्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। अब ये अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन कैसे करते हैं ये समझना पड़ेगा। देखो, द सैप्रोफाइट्स सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस ऑन द डिके एंड डेड मैटर। क्या बोला इन्होंने? ये सैप्रोफाइटिक जो ऑर्गेनिज्म है ये अपना डाइजेस्टिव जूस जो डेड और डिके मटेरियल है उसके ऊपर डालते हैं। कोई लकड़ी हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई एनिमल हो जिसकी डेथ हो गई, उसकी बॉडी है वो डिकम्पोज हो रही है, वो डिके हो रही है, वो सड़ रही है, उसके ऊपर ये अपना डाइजेस्टिव जूस डालेंगे। जूस डालने की वजह से वो डाइजेस्ट हो जाएगा, उसके बाद उसको सकिन कर लेंगे जो डाइजेस्टिव पार्ट है उसका। द जूस कन्वर्ट द मैटर इनटू सॉल्यूशन। मान लो यहाँ पे कोई मैटर था, यहाँ पे डाइजेस्टिव जूस डाला इन्होंने, तो यहाँ पे ये डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा, फिर ये ऑर्गेनिज्म उसको कंज्यूम कर लेंगे। द सैप्रोफाइट दैट एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉल्यूशन, ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेंगे। एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल है इसका फंजाई। फंजाई में यीस्ट हो गया, मशरूम हो गया, ये सब एनिमल्स आते हैं, ये ऑर्गेनिज्म आते हैं बेसिकली। फंजाई ध्यान रखना, यीस्ट, मशरूम सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म है। आर अ सैप्रोफाइट दैट कैन बी फाउंड ऑन स्टेल फूड, सड़ा हुए फूल पे डिपेंड करते हैं, एंड पिकल्स विच आर एक्सपोज टू हॉट एंड ह्यूमिड इन्वायरमेंट। अगर हमारा पिकल, हमारा अचार है, वो हम ह्यूमिड प्लेस में छोड़ दें, मॉइस्चर में छोड़ दें, या उसके अंदर कुछ पानी चला जाए, गीले हाथ से हम अचार निकाल दें। मम्मी हमेशा मना करती है अचार को कभी गीले हाथ से मत छुओ। अगर आपने ऐसा किया तो क्या होगा? पिकल के ऊपर फंगस लग जाती है, फंजाई आ जाती है, वाइट कलर का हो जाता है, वो फंगस है, वो फंजाई है, वो यीस्ट है, वो मशरूम ग्रो होने लगती है उसके ऊपर, और वो सैप्रोफिटिक एनिमल है, सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म है बेसिकली। समझ में आया सैप्रोफाइट्स? ओके, समझ में आ गया। उसके बाद हमारा क्या बचा हुआ है? हमारा ये ख़त्म हो गया कि जिस प्लांट के अंदर हमारा क्लोरोफिल नहीं होता उसके अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। वो पैरासिटिक प्लांट हो सकते हैं, वो इंसेक्टिवोरस हो सकते हैं, वो सैप्रोफिटिक हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें। उसके बाद हमारा क्या है? उसके बाद हमको पढ़ना है रिप्लेनिश द सोइल विद न्यूट्रिएंट्स। अब हमने जो प्लांट ग्रो किया है उस किसी सोइल के अंदर, मान लो सोइल के अंदर किसी न्यूट्रिएंट की कमी है, न्यूट्रिएंट की कमी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मिनरल्स, ये सब चीज़ें सोइल के अंदर होनी चाहिए। मान लो किसी चीज़ की अगर कमी है तो हम क्या डालते हैं? फर्टिलाइजर या मैन्योर, उसके अंदर खाद डालेंगे, फर्टिलाइजर्स डालेंगे, जिसकी वजह से वो कमी पूरी हो जाएगी। यहाँ पे देखो, रिप्लेनिश द सोइल विद न्यूट्रिएंट्स। प्लांट्स get their nutrition from the soil mainly, hence there is need to replenish the soil again with nutrients so that the plant can survive on it। क्या बोला? अगर सोइल के अंदर किसी चीज़ की कमी है, प्लांट को नीड है किसी न्यूट्रिएंट की, तो हम उसको रिप्लेनिश कर देंगे, उसको दे देंगे फर्टिलाइज़र या मैन्योर की फॉर्म में, तो उस प्लांट को दोबारा मिल जाएंगी वो चीज़ें, और प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाएगा। देखो, fertilizer and manure are often used to replenish the soil with the nutrient. They contain potassium, phosphorus, nitrogen, all of which are important for the plant, जो plant के लिए ज़रूरी होते हैं। समझ में आया? उसके बाद हम देखते हैं हमारा लास्ट टॉपिक है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप है, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है ये मैं समझाती हूँ। हमारा ये प्लांट है, ये प्लांट की रूट्स है, ठीक है। प्लांट की रूट्स के अंदर कुछ बैक्टीरिया हो गए, वो ग्रो होने शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो उनकी जड़ें हैं वो दूर दूर तक फैल जाएंगी। तो पहले जो इसकी रूट्स यहाँ तक सीमित थी, अब वो सोइल में दूर दूर तक फैल गई है। कुछ ऑर्गेनिज्म इससे यहाँ के अटैच हो गया जो दूर दूर तक ऐसे फैला हुआ है। इस रिलेशनशिप में क्या होगा?
प्लांट फोटोसिंथेसिस करके क्या बनाता है, फूड बनाता है। वो इस ऑर्गेनिज्म को क्या देगा, फूड देगा। इसके बदले में ये ऑर्गेनिज्म भी कुछ देता है इसको, क्या देगा, सोइल से क्या मिलता है, वाटर मिलेगा, मिनरल्स मिलेंगे, वो इसको मिनरल्स और वाटर प्रोवाइड कराने का काम करता है। देखो, सम टाइम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर टू शेयर शेल्टर एंड फूड विद ईच अदर। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या है, कुछ ऑर्गेनिज्म शेल्टर और फूड एक दूसरे को प्रोवाइड कराने के लिए इस रिलेशनशिप में आते हैं। दीज आर सेड टू हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसको ही हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसके सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के, एक है आपका फंजाई का। सम फंजाई लिव इन द रूट ऑफ द ट्री। कुछ फंजाई प्लांट की रूट्स में रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, दीज फंजाई टेक फूड फ्रॉम द ट्री। जो फंजाई क्या करती हैं, फूड ट्री से लेती हैं। फूड तो ट्री से लेंगी क्योंकि फोटोसिंथेसिस करके प्लांट फूड बना रहा है। उसके बदले में ये क्या रिटर्न करती हैं, उसको वाटर देती हैं, उसको न्यूट्रिएंट्स देते हैं सोइल से, उसको अच्छे से न्यूट्रिएंट्स या वाटर सप्लाई करने का काम करते हैं। तो ये गिवन टेक रिलेशनशिप हो गया, इसको हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी कहते हैं। एक तो फंजाई का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा क्या है, सम टाइम एन ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन क्लोरोफिल सच एज एल्गी लिव इन एसोसिएशन विद फंगस। क्या बोला, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि एल्गी और फंगस का एसोसिएशन। क्या होता है, हमने क्या देखा यहाँ पे, ट्री और फंजाई का एसोसिएशन देखा। यहाँ पे मैंने क्या देखा, यहाँ पे एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन मिलके क्या बनाएगा, लाइकेन का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये दोनों मिलके क्या काम करेंगे, कौन सा क्या प्रोवाइड कराएगा। एल्गी क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। अभी हम पढ़ के आए, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है। ये फोटोसिंथेसिस करके किसका फॉर्मेशन करेगा, फूड का फॉर्मेशन करेगा। फंजाई इसको क्या प्रोवाइड कराएगा, सॉइल से न्यूट्रिएंट्स और वाटर प्रोवाइड कराएगा। तो ये भी गिवन और टेक का रिलेशनशिप है। देखो क्या है यहाँ पे, द एल्गी प्रोवाइड फूड एंड न्यूट्रिएंट टू द फंगस वाइल द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड मिनरल्स एंड शेल्टर टू द एल्गी। ये इस एल्गी को वाटर और मिनरल और शेल्टर प्रोवाइड कराता है, और हमारा एल्गी हो गया जो इसको फूड और न्यूट्रिएंट्स देता है। आ गया समझ में। ऐसे ही सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल एक और है, जो है बैक्टीरिया कोल्ड राइजोबियम। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है राइजोबियम, जो प्लांट की रूट्स में रहता है। अब किन प्लांट्स की रूट में रहेगा, ये रहता है दालों की रूट्स में, जैसे कि पी हो गया, बीन्स हो गई, पी हो गया आपका, बीन्स हो गई, और आपका कौन कौन लेग्यूमिनस प्लांट्स, आपकी जितनी दालें होती हैं उनकी रूट्स में राइजोबियम मिलता है, क्योंकि उनकी रूट्स नोड्यूलेटेड होती है। देखो, ये राइजोबियम प्रेजेंट इन सोइल विच कैन कन्वर्ट नाइट्रोजन प्रेजेंट इन इट इन द फॉर्म ऑफ दैट कंज्यूम्ड बाय द प्लांट। क्या करता है राइजोबियम, ये रूट्स में प्रेजेंट होता है। ये क्या करेगा, जो हमारी सोइल के अंदर नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करेगा, और जिस नाइट्रेट्स को हमारा प्लांट कंज्यूम कर सकता है उस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। अदरवाइज ये कंज्यूम नहीं कर सकता उस नाइट्रोजन को, ये हमें पता है। 78% हमारी अर्थ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, बस एट इज इट कोई प्लांट इसको कंज्यूम नहीं कर सकता। मेरी जुबान फिसल रही है, क्या करूं। अब आगे देखो, द राइबोसोम जनरली लिव इन द रूट ऑफ द प्लांट सच एज पी, बीन्स, ग्राम एंड लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड नाइट्रोजन टू दीज प्लांट्स। क्या बोला, जनरली ये कहाँ प्रेजेंट होता है, पीज में, बीन्स में, ग्राम्स में, लेग्यूम्स में प्रेजेंट होता है। इसको नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करके। दिस अगेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। द फार्मर्स ऑफन डू नॉट नीड टू यूज फर्टिलाइजर एंड ग्रोइंग सच क्रॉप्स। ऐसी क्रॉप्स को ग्रो कराने के लिए फार्मर्स को किसी भी फर्टिलाइजर या मैन्योर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की वजह से उनको सारे न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति हो गई है। समझ में आया, ये हमारा चैप्टर था। मैं समझती हूँ कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं जितना मेरे से कोशिश हो पाएगी मैं आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगी। और इसके बाद आपको जो भी चैप्टर पढ़ना हो आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में लिख के। ठीक है बच्चों, थैंक यू। मिलते हैं अब नेक्स्ट।